पांचवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली है। बहुत बड़े बड़े मेहमान, या यूं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी रही, वहां पर मेहमान पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो बात आज रही और जो कि कल से भी चर्चा में है, वो ये कि समाजवादियों के इस बड़े महोत्सव में ही समाजवादी का एक बड़ा कुनबा नदारद था। बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। महज कुछ मिनटों का फासला है लखनऊ से पटना का, अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं, और कुछ मिनटों का फासला है वहां से वापस आने में, और कुछ मिनट आप वहां भी दे लेते, कम से कम वहां पर मौजूदगी ही दर्ज करवा लेते। लेकिन समझने वाले समझते हैं कि आखिरकार एकदम कार्यक्रम को खत्म कर देना और क्यों ना वहां पर पहुंचना, यह भी राजनीति का अपना एक, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, कदम है या पैंतरा है। तो बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साबित होती है, जो काम मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन के शुरुआत में झटका देने के तौर पर किया था, कम से कम मुलायम की कठोर राजनीति एक बार फिर से देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि बिहार में समाजवादी पार्टी का झटके का गेम जारी है। गठबंधन को मुलायम ने दिया झटका, लेकिन अब कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने झटका दिया है। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट के या पूरी की पूरी फिल्म के डायरेक्टर तो मुलायम सिंह यादव ही हैं। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में कल तक अखिलेश यादव जाने की हामी भर रहे थे, लेकिन अचानक वहां जाने का फैसला रद्द हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचे, लेकिन नीतीश के शपथ ग्रहण में कोई दूसरा समाजवादी नेता नहीं पहुंचा। और हां, एक बात और है, वो आकलन है कि आजम खान ने नीतीश कुमार के तारीफ कर एक नए समीकरण के संकेत और दिए हैं। नीतीश कुमार बने बिहार के 5वीं बार सीएम। पहले मुलायम ने महागठबंधन को दिया झटका, अब अखिलेश नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। सियासी गलियारे में उठ रहे हैं कई सवाल। आखिर क्यों नहीं पहुंचे अखिलेश? आजम ने क्यों की नीतीश की तारीफ? क्या महागठबंधन के नजदीक आ रहे हैं आजम? आखिर सपा क्यों बना रही है महागठबंधन से दूरी? क्या आजम खान बन सकते हैं महागठबंधन का चेहरा? बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को सपा के मुखिया मुलायम सिंह ने झटका दिया था, और आलम यह है कि नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने झटका दिया। महागठबंधन ने नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाया था, लेकिन इस महागठबंधन से मुलायम सिंह ने नाता तोड़ लिया था। सीटों के बंटवारे से मुलायम सिंह नाराज थे, इस वजह से नाता तोड़ लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐन वक्त पर अखिलेश ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से क्यों मना कर दिया? सबसे मजेदार बात यह भी है कि एक तरफ मुलायम सिंह अखिलेश यादव के अलावा कोई भी दिग्गज नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री आजम खान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। हमने आज नीतीश जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए टेलीफोन के द्वारा मुबारकबाद देना चाहिए, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो हमसे बात नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी दिल से उनको मुबारकबाद है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल, ममता, फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन एक चेहरा नदारद था, वो था अखिलेश यादव का। सवाल यही है, आखिर अखिलेश ने ये दूरी क्यों बनाई? क्योंकि अगर समारोह में हिस्सा लेने जाना होता तो महज 3 घंटे ही लगते, लेकिन सपा के किसी भी नेता ने इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से आजम समाजवादी पार्टी से खफा खफा चल रहे हैं, कहीं इस वजह से महागठबंधन से तो दूरी नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आजम खान यूपी में महागठबंधन का चेहरा बन सकते हैं। फिलहाल कयास तो बहुत कुछ लगाया जा सकता है,
लेकिन महागठबंधन से दूरी के मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था और बीजेपी की तारीफ की थी, उससे कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी बैकफुट पर थे। वे किस मुंह से शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जाते और वहां जाकर अपनी फजीयत क्यों कराते? 2017 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन की बात चल रही है। इसकी वकालत खुद शिवपाल यादव कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में ही झटका देते हुए मुलायम सिंह पर सवाल उठाया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, आखिर समाजवादी पार्टी किस ओर है? मुलायम सिंह ने अपने जन्मदिन में नीतीश और लालू दोनों को निमंत्रण दिया था। दोनों ने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन नीतीश की शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक भी नेता नहीं पहुंचा, अपने आप में समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा करता है। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन समाजवादी पार्टी के इस अनदेखी को किस तरह से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। इस कार्यक्रम में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा करें, राजनीति के कई आयामों को समझने की कोशिश करें। उससे पहले उत्तर प्रदेश की हम एक सांस्कृतिक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं और यह सांस्कृतिक तस्वीर हमें मिल रही है मथुरा के विश्राम घाट से। हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को आप देखें, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश की छटाओं की जब हम जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं से अलग हटकर सांस्कृतिक फिजाओं की तरफ हम जब बात करते हैं, तो यही हमारी विरासत है, यही हमारी धरोहर है और इसको सजोने की हम कोशिश करते हैं, इसको बनाए रखने के हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा ही एक गंभीर प्रयास के न्यूज की तरफ से अपने इस कार्यक्रम में हम आपको इसमें दिखा रहे हैं मथुरा के विश्राम घाट से जो यमुना आरती हो रही थी उसके बाद के ये दृश्य है, उस वक्त के दृश्य है। जमाने से ये परंपरा यहां पर चली आई है, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है ये यहाँ का। और हमारे साथ हमें दिख रहे हैं हमारे सहयोगी विद्यासागर हैं। विद्यासागर वहां पर मौजूद हैं और हम चाहेंगे अगर विद्यासागर को हमारी आवाज मिल रही हो तो वो इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में, इस कार्यक्रम की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में बताएं। विद्यासागर, आपको अगर आवाज मेरी मिल रही हो तो आप इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और जो आपके साथ में मौजूद हैं उनसे बात करें। आप माथुर चतुर्वेदी युवा समिति के संरक्षक परिषद मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। वैसे तो यहां पर रोजाना उत्सव का माहौल होता है, रोजाना भक्तों की भीड़ होती है, दर्शन के लिए लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं देश और दुनिया से। लेकिन आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि देश में सिर्फ और सिर्फ मथुरा में ही कंस वध का मेला का आयोजन किया जाता है, जहां सिर्फ मथुरा ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से ही लोग आते हैं। और सबसे अहम बात यह कि श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे इस कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर और किस तरह से भव्यतापूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। महेश जी पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपको विदित है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं कि यहाँ पर मथुरा में राजा कंस की ये नगरी थी। जब उनकी बहन की शादी हुई, वो अपनी बहन से बड़े प्यार करते थे देवकी से। जब वो विदा होने लगी तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मारने वाला जो है वो देवकी के गर्भ से पैदा होगा। तो कंस घबरा गया, तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन को ही अगर मार दूंगा तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, तो मुझे मारेगा कौन। तो बसदेव जी ने उनको समझाया कि देखिए, आप अपनी बहन को क्यों मारते हैं, आप हमको बंदी बना लें, हमारे जो बच्चा होगा हम आपको दे देंगे, आप बच्ची को मार दीजिए। कंस को लगी बात तो अच्छी है, तो उसने अपनी बहन को और अपने जीजा को बंदी बना दिया। इसी क्रम में आपको मालूम है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी द्वार खुल गए और वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल छोड़ आए।
तो जिस तरीके से राम और रावण की है, ऐसे ही मथुरा की अपनी एक परंपरा है। भगवान योगीराज कृष्ण ने, जो कि 16 कला के स्वामी हैं, उन्होंने सबको प्रेम करना सिखाया, ब्रज में रासलीलाएं की और आखिरी में उन्होंने कंस का वध किया कल के दिन, जब हम इस उत्सव को मनाते हैं। क्योंकि उनके साथ में हमारे चतुर्वेदी बांधव थे, जब उन्होंने कंस का वध किया, तो हजारों सालों से हमारे यहाँ परपाटी चलती चली आई है कि इस दिन हम लोग नवमी की परिक्रमा देके, जब कृष्ण बलदेव गोकुल से मथुरा पधारे और उन्होंने कंस का वध किया, उसके बाद देवउठान एकादशी होती है, हम उसकी परिक्रमा देते हैं और उसी दिन से अच्छे कार्यों की शुरुआत भी होती है। तो क्योंकि चतुर्वेदी बांधव उस समय इनके साथ में थे, तो वो मेला हमारे पुराने पूर्वजों की परंपराओं से चला आ रहा है। इसमें देश विदेश, अब तो इंटरनेशनल हम लोगों के लोग रहते हैं, तो सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये एक मिलने का भी मौका होता है और हम पुरानी अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सब लोग लाठी लेके निकलते हैं। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो जो भी है, उस दिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी परपाटी क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। तो कल आप देखेंगे कि कल यहाँ से कंस का पुतला कंस टीले जाता है, जहाँ पर के कंस का सिंहासन था, वहाँ ये कृष्ण बलदेव जाते हैं हाथी पर बैठ के, वो इशारा करते हैं, तब चतुर्वेदी बांधव लोग उसे मारते हैं और वहाँ से फिर वो प्रोसेसन निकलता है। और इसका नाम विश्राम घाट इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस का जब वध किया तो यहाँ आकर के उन्होंने विश्राम किया और खाया। उसके बाद में यहाँ यमुना जी की आरती होती है। जैसे दिन प्रतिदिन यहाँ 7 साढ़े 7 बजे आरती हो जाती है, इसका फिक्स समय है, परंतु उस दिन जब तक भगवान कृष्ण बलदेव यहाँ नहीं आते, उनकी आरती हम लोग नहीं उतारते, तब तक यमुना जी की भी आरती नहीं होती। तो मैं सभी अपने ब्रजवासियों से, और आपको मालूम है यमुना जी गुजरात में तो सभी जो है वो यमुना ही भक्त हैं जी, क्योंकि वो यमुना जी को पूछते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से समय के अनुसार सब कुछ बदला है, समय बदला है। जैसे आप हजारों साल से ये परिपाटी है, यहाँ पर ये महोत्सव की तरह मनाया जाता है, मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं, चतुर्वेदी समाज के लोग विदेश में हो या फिर देश में कहीं भी हो, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन उसमें क्या बदलाव हुआ है इतने सालों के बाद? अब जब आप ये मनाते हैं, जब मेला मनाते हैं, तो किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, हमने इस मेले को एक दूसरे रूप में भी लिया है। हम इसको अपनी समाज की शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, हम अपना संगठनात्मक अपनी पावर भी दिखाते हैं। तो जैसे पहले तो ये एक परंपरा थी कि कंस का पुतला है, हमारे बांधव लोग अपनी पुरानी वेशभूषा में लाठी लेके जाते थे। अब जैसे जैसे थोड़ा समय का बदलाव हो रहा है, हमने उसमें काफी लाइव झांकियों का, और जो जैसे यमुना प्रदूषण का मुद्दा है, हम कुछ झांकियां उससे भी कनेक्टेड निकालते हैं, जो आज जुलाई। तो ये आप उत्तर प्रदेश के एक सांस्कृतिक छठा के आयोजन को आप देख रहे थे, जिसको हम सीधे विश्राम घाट मथुरा से आपके लिए लेकर आ रहे थे। हजारों सालों की एक परंपरा है जिसका कि वहां पर निर्वहन किया जा रहा है। बहरहाल यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं आगे आने वाले चुनावों के लिहाज से, और बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में क्या कुछ संकेत मिले हैं, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, तारुफ भी करवाएंगे। और बात हम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। पहले जा रहे थे वो, और इस जाने की सूचना बाकायदा सरकारी अफसरों के द्वारा तमाम पत्रकारों तक पहुंचा दी गई थी, और उसके बाद यह भी सूचना आ गई कि अब वो नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? एक एक कदम का राजनीति में और एक एक हर्फ यानी कि शब्दों का बहुत बड़ा मायने होता है, और राजनेता कुछ यूं ही ऐसे कभी नहीं करते। हर चीज के पीछे एक मकसद जरूर छुपा होता है। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें। पंकज तिवारी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से। मुकेश बहादुर सिंह है समाजवादी पार्टी से। कौशल किशोर सिंह सांसद भारतीय जनता पार्टी से, और एपी ओझा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो हम एक पहली प्रतिक्रिया के रूप में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मुकेश जी से हम कर लेते हैं। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही कि महज कुछ मिनटों की दूरी पर पटना है, आना और जाना, कुछ देर वहां रुकना, 2-3 घंटे का समय,
और मुझे लगता है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए ये 3 घंटे तो दिए जा सकते थे, दिए गए। आप बेहतर बता सकते हैं मुकेश बहादुर जी। किसी भी समारोह में जाना या नहीं जाना ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना व्यक्तिगत और निजी फैसला होता है। जी बिल्कुल। समारोह में निमंत्रण भी दिए जाते हैं और कई बार किन्हीं कारणों से कई राजनीतिक दलों के मुखिया लोग जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस फैसले की समीक्षा इस तरीके से भी की जा सकती है कि वो उनका व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है नहीं जाना, क्योंकि सबको ये मालूम है कि 22 नवंबर को आदरणीय नेताजी का जन्मदिन है और उसमें पार्टी के लगभग सारे वर्कर से लेकर के और बड़े वरिष्ठ नेतागण तक सभी लोग उसमें व्यस्त हैं। तो इसमें नहीं जाने का फैसले को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि उसके राजनीतिक नेतार्थ निकालने चाहिए, बल्कि उसको व्यक्तिगत तौर पर देखना चाहिए। ये मेरी राय है। जी, आपकी राय बहुत अच्छी है, लेकिन आप इस राय से भी इत्तेफाक रखेंगे जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और शपथ ग्रहण समारोह एक सार्वजनिक समारोह है, बिहार के मुख्यमंत्री का समारोह, एक राजनीतिक समारोह हम इसको कह सकते हैं। आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और वहां पर तब जबकि आपके गठबंधन, आपकी राजनीति, आपकी विचारधारा सब कुछ मिली होती है, तब ये सवाल उठता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सवाल उठता है अगर आप घर का कोई समारोह होता कि किसी की शादी में नहीं जा पाए, माना हमने माना कि इटावा में कोई शादी थी और वहां पर नहीं जा पाए, माना आप कन्नौज में किसी का मुंडन संस्कार था, नहीं पहुंच पाए अखिलेश यादव, माना। लेकिन पहले आप अगर कहते हैं कि हम जा रहे हैं बिहार में और फिर आप मना करते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं बिहार में, और ये मात्र 3 घंटे का सवाल, मैंने कहा ना आपसे पहले कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए ये 3 घंटे का मुझे लगता है कि दिए जा सकते थे। मुकेश बहादुर सिंह। देखिए मनीष जी, किसी भी चीजों के केवल राजनीतिक नेतार्थ आप मत निकालिए। राजनीतिक नेतार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ समारोह में शामिल नहीं होने से किसी राजनीतिक रिश्ते पर या व्यक्तिगत रिश्तों पर कोई प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। श्रीमान जी, जैसे जाना मैं नहीं जाना तमाम उसके अपने व्यक्तिगत कारण हैं। पार्टी में खुद फंक्शन है, नेताजी का जन्मदिन है। मुकेश बहादुर जी, इसके बार बार उस तरीके से आप तोड़ मरोड़ करके बार बार आप तोड़ मरोड़ की बात, 3 घंटे का रास्ता है, ये ऐसा मुकेश बहादुर जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी एक भूमिका है पत्रकार की, जो कि मैं अभी आपके साथ में वार्तालाप कर रहा हूं। मेरी दूसरी भूमिका होगी कि जब मैं यहां से ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात करूंगा, मेरे आपके व्यक्तिगत रिश्ते हो जाएंगे। लेकिन जब पत्रकारिता के रूप में हम आपसे बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा समाज, राष्ट्र, देश, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। जो आप चिंतन करते हैं उसके बारे में बात होगी। लेकिन यही बात हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी हम कह सकते हैं। ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो था नहीं। शपथ ग्रहण समारोह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, रिश्तों के लिहाज से कार्यक्रम है, 2 राज्यों के बीच में कैसी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसके लिहाज से कार्यक्रम है, आप कितना सहयोग देंगे, कितना सहयोग लेंगे उसके लिहाज से कार्यक्रम है, और आप एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। ये मैंने कहा ना आपसे कि आपके घर में कोई रिश्तेदार, आपकी बुआ, आपकी मामी, आपकी फूफा के मुंडन, बच्चे के मुंडन में ना जा पाए, कोई सवाल नहीं है। सवाल इसको लेकर है। तो आप मेरी सवाल का कोई तोड़ मरोड़ के मैं सवाल कर ही नहीं रहा हूं, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। मुकेश बहादुर सिंह। मनीष जी, अखिलेश जी भी एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, और कई बार तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अंतिम समय पे कैंसिल होते हैं। इसको इतना स्ट्रेच करके बार बार क्यों कहा जा रहा है? भाई कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला ठीक है, उसको व्यक्तिगत तौर पे देखिए। जी चलिए, इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीति में आप दूरी बनाए रखना भी चाहते हैं और दूरी नहीं बनाए रखना भी चाहते हैं, दोनों ही चीजें हैं। आप सोचते हैं कि लड्डू आपके दोनों ही हाथों में रहे, इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको इतना स्ट्रेच किया जा रहा है। मुकेश बहादुर जी। भाई कमोबेश राजनीति में हर तरीके के संबंध निभाए जाते हैं, दूर से भी निभाए जाते हैं और नजदीक से भी निभाए जाते हैं। इसमें इतनी अचरज वाली बात तो कोई नजर नहीं आती। बस यही बात। समारोह में जाना नहीं जाना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि व्यक्तिगत फैसला है। नेताजी का जन्मदिन है, सारे लोग उसमें व्यस्त है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि संबंध निभाए जाते हैं, यही तो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। आपने कहा कि संबंध निभाए जाते हैं, किस तरीके से निभाए जाएंगे ये उनका फैसला है, तो इस बात पे मैं आ रहा था। क्या कहेंगे आप ओझा साहब, जो बात अभी कही मुकेश बहादुर जी ने कि संबंध निभाए जाते हैं, अब किस तरीके से संबंध निभाएंगे ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक बात। ओझा साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, मुकेश बहादुर सिंह जी ने जो बात कही वो अपनी पार्टी लाइन पे उन्होंने कही। जहां तक संबंधों की निभाने की बात है, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसका सार्वजनिक जीवन का महत्व ज्यादा होता है बनिस्बत अपने निजी जीवन के जी। और दूसरे, मेरे आपके सवाल पे एक थोड़ी सी आपत्ति है जी। आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी से कोई नहीं गया।
वहां पे समाजवादी पार्टी का एक एमपी मौजूद था। अब वो सार्वजनिक जीवन के था या व्यक्तिगत जीवन के तौर पे था, ये बात सही इसका है। विश्लेषण तो आपको करना होगा। लेकिन जहां तक यहाँ जाने या ना जाने का प्रश्न है, समय का या व्यस्तता का सवाल है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे वहां, तो समाजवादी पार्टी से आधिकारिक प्रतिनिधि जा सकता था समारोह में शामिल होने के लिए जी। तो ये कहना, और राजनीति में नेताजी मुलायम सिंह जी बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल सही कह उनसे रहे हैं। ये आप न कहिए कि वो ऐसे ही नहीं गए या नहीं जाने दिया। इसके पीछे निश्चित मैं रूप वही से कह रहा था, गूढ़ ओझा साहब। निहितार्थ हैं। जी 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 अब जी। उनका विश्लेषण तो आने वाले समय में हो पाएगा। नहीं। अभी तो हम यही कह सकते हैं जी। कि राजनैतिक सूचिता तो ये कहती है कि अगर स्वयं नहीं गए तो अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए था। और नहीं, एक दूसरी बात यह भी है, मुकेश बहादुर सिंह जी इससे इत्तेफाक रखेंगे, इतनी व्यस्तता, मतलब मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मशीनरी काम करती है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, वहां के चेयरमैन काम कर रहे होंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष काम कर रहे होंगे, वहां के सीडीओ, डीएम, एसएसपी सब लगे होंगे कामकाज में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या वहां पर काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को अगर कहीं बुलावा आएगा तो क्या वो जाएंगे नहीं? क्या सिस्टम काम करता है या आदमी काम करता है? मुकेश बहादुर जी। मनीष जी, आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं बार बार आपको उसी उसमें उत्तर दे रहा हूं कि जाना नहीं जाना निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत फैसला है और उसमें आपको किसी प्रकार के नेतार तलाशने की जरूरत नहीं है। ये नहीं गए, अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं गए, नेताजी के जन्मदिन के कारण नहीं गए, या उसके अगर कोई राजनीतिक फॉलआउट होते हैं या कोई मायने होते हैं तो उसको समय पर छोड़ दीजिए, आगे देखा जाएगा कि क्यों नहीं गए। चलिए, अगर आप नहीं बोल सकते तो ये आपकी मजबूरी होगी, जैसा कि ओझा जी ने खुद ही कहा कि आप इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो तमाम जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जरूर समझेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं गए। आप बोले या ना बोले, कैमरा आपके भाव भंगिमा को पढ़ता है, कैमरा आपके लफ्जों को सुनता है, समझता है और आगे वो संप्रेषित करता है कि दरअसल आप कहना क्या चाह रहे हैं और कह क्या नहीं पा रहे हैं। हम जरूर आएंगे, पंकज जी आपके पास भी आएंगे और कौशल जी आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में आप लोगों से ही पूछेंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव जी के इस कठोर राजनीति के क्या परिणाम उत्तर प्रदेश में होंगे या होने वाले हैं। बात हम कर रहे हैं उन तमाम राजनीतिक संकेतों के जो कि आज बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मिले हैं। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि जो कुछ भी कहें, लेकिन जो कुछ राजनीतिक मानचित्र पर इस समय दिख रहा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब क्या कुछ बयां कर रहा है, हम कुछ अलग नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। पंकज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं। साफ तौर पर कह दिया है निर्मल खत्री जी ने कि ऐसे किसी भी गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी जिसमें समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी होगी। यानी कि क्या एकला चलने के संकेत हैं? बहरहाल पंकज जी, सवाल आपसे यह है कि आज जो कुछ हमने देखा, अखिलेश यादव का ना जाना, इसके राजनीतिक फॉलोआउट जिसकी बात कर रहे हैं मुकेश बहादुर सिंह जी, क्या लगता है आपको, क्या फॉलोआउट आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं आपके लिहाज से? आजम खान को भी ध्यान में रखिएगा आप बोलते वक्त। पंकज जी। मनीष जी, अखिलेश यादव का, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के दोस्तों ने कहा कि बिहार के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव का जाना या न जाना उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप राजनीतिक जीवन में आ जाते हैं और आप मुख्यमंत्री हैं और बड़े नेता, एक प्रदेश के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद फिर जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपके निजी जीवन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रह जाता है। नेता की जब उस भारत में, उत्तर प्रदेश में राजनीति में जब नेता की सदरी और कुर्ते की चर्चा पहनने के लेके हो, तो उसके बाद वो बिहार जैसे स्टेट में जहां महागठबंधन ने सांप्रदायिक शक्तियों को बुरी तरह हराने के बाद आज वहां शपथ ग्रहण समारोह था। देश भर की धर्मनिरपेक्ष शक्तियां वहां मौजूद थी और वहां पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधि का न जाना, मनीष जी, निश्चित रूप से साबित करता है या तो आपको उस विचारधारा में विश्वास नहीं रहा और नहीं तो कोई ऐसे कारण जरूर हैं। ये कारण वो भी मनीष जी हो सकते हैं जिस कारण से मुलायम सिंह यादव जी को या समाजवादी पार्टी को बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा।
और उस चुनाव लड़ने से किसको फायदा था, किसको नुकसान था, ये भारत की जनता, मीडिया सभी जानते हैं। तो मेरा मानना है कि कहीं वही कारण तो नहीं थे बिहार मतलब शपथ ग्रहण समारोह में न जाने के लिए। ये बहुत कुछ संभव है कि वही कारण हो। और दूसरी बात आपने कहा गठबंधन की, बिहार में गठबंधन वो हुआ जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां थी और जो सांप्रदायिक शक्तियों से झूठे वादे करके आई शक्तियों में से मुकाबला कर रहे थे, उनके बीच में गठबंधन था। लेकिन बिहार में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो चुनाव लड़के उस सांप्रदायिक शक्तियों को मदद कर रही थी। इसलिए उत्तर प्रदेश में उस हमारी पार्टी ने निश्चित किया है उस किसी भी दल से गठबंधन नहीं होगा जो मोदी के इशारे पर या सांप्रदायिक शक्तियों के इशारे पर चुनाव लड़े और कोई काम करें। ऐसे किसी भी दल से गठबंधन कतई नहीं होगा। ये कार्यकर्ता और हमारी पार्टी की स्पष्ट राय है। जो आज आपके चैनल के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे मीटिंग में, उनको हमारे बड़े चाहे प्रभारी रहे हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। और ये कल तक मीडिया से और सारे चैनलों पे चल रहा था कि अखिलेश यादव शपथ ग्रहण था। आधिकारिक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन में क्या अखिलेश वहां खड़े होकर कोई काम ले रहे होंगे? अगर मुख्यमंत्री इतने छोटे फंक्शन का नेतृत्व कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज में समेटा जा सकता है, अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव ने नहीं चाहा कि वो वहां पर ना जाए। सिर्फ एक लफ्ज में मुकेश बहादुर सिंह जी की अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेरा अपना आकलन है वो ये कि सिर्फ उन्होंने जाना नहीं चाहा, लेकिन जहां अगर चाह होती है राह वहां पर निकल आती है, जहां पर चाह ही ना हो वहां पर राह क्या होगी। कौशल किशोर जी, आप इस ना जाना और जाने के लेके क्या कुछ राजनीतिक आपके अपने आकलन हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा कि मुकेश बहादुर कहते हैं कि फॉल आउट क्या होंगे ये हम आगे देखेंगे, तो जो होंगे आगे उसके बारे में थोड़ा सा आप भी हमें मार्गदर्शन कर दीजिए। कौशल किशोर जी। मेरी समझ में जो ये महागठबंधन था, उस महागठबंधन के द्वारा केवल 5 सीटें समाजवादी पार्टी को देना, तो माननीय मुलायम सिंह जी को ऐसा लगा कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है। उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ पर फुल फ्लेज गवर्नमेंट है समाजवादी पार्टी की, और उस पार्टी के हिस्से में केवल 5 सीटें देना, ये उनको नागवार गुजरा और वो गठबंधन वहाँ से उन्होंने अलग करने का काम किया और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसमें जाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में मैं समझ रहा हूँ एक मकसद ये जरूर रहा होगा कि जाने के बाद फिर एक नज़दीकियाँ बढ़ती और वो नज़दीकियाँ इस स्तर तक आती कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक नए गठबंधन की शुरुआत होती। और नए गठबंधन की शुरुआत होने में कांग्रेस को, लालू यादव जी को और नीतीश जी को अलग अलग से कुछ सीटें उनको देनी पड़ती। और वो शायद माननीय मुलायम सिंह जी को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि हम अपने यहाँ, जहाँ उनका कम से कम कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ खैर एक अपना वजूद है, लेकिन जहाँ तक नीतीश जी की बात है और जहाँ तक राजद की बात है, उसका कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है और उनको भी अलग से सीटें देनी पड़ती। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको उन्होंने रोकने का, उससे बचने के लिए वहाँ पर न जाने का निर्णय किया है। मेरी समझ में ये ज़्यादा बात आती। जी बिल्कुल सही आकलन मुझे भी लगता है। ओझा जी, आप इनके आकलन से कितना सहमत हैं? और उसके बाद भी मुकेश जी के पास जाएंगे। एपी ओझा। देखिए, अभी कौशल किशोर जी ने जो आकलन दिया है, ये राजनीति में इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है कि किसी कार्यक्रम में, ऐसे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में जाने या ना जाने से उसके फर्क पड़ सकता है। जहां तक सीटें देने या ना देने का प्रश्न है, इसके लिए तो एक तो अभी समय बहुत दूर है, और दूसरी बात यह है कि लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन ले लेना कि हम सिर्फ सीटों का हमें देना पड़ सकता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है किसी कार्यक्रम में आने जाने से। लेकिन इसके पहले अभी पंकज तिवारी जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही, मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा कि क्या अब वो समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा अचानक सीटों के बंटवारे को लेकर के समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी हो गई। जो उन्होंने आकलन किया कि हम उत्तर प्रदेश में उनसे किसी भी तरह का नहीं वो करेंगे समझौता। तो यहां ये जो है, इसके पीछे नीतियां हो सकती हैं कोई दूसरी हो, लेकिन राजनीति एक ही है।
जी कि बिल्कुल हम उनसे अलग थे और हम उनके से अभी अलग हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में अभी बस से एक बात आकलन तो- लगाना कि सीटों को लेकर के एक बात नहीं तो गए साफ है। या मेले की वजह से नहीं गए जी और वो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है। जी। ये भी यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि नेताजी का जन्मदिन मनाया जाना, मुलायम सिंह जी का जो जन्मदिन है वो एक पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, वो सरकार का कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए उसकी ये आड़ लेना कि मुख्यमंत्री उसमें बिजी हो गए थे, ये यहाँ पे ठीक नहीं लगता। ये तर्क तो मुकेश बहादुर जी का बिल्कुल भी ठहरता ही नहीं। कई बातें कही जा सकती है, मुख्यमंत्री हैं वो, ना तो वो खुद काम कर रहे हैं, उनके भाई हैं, उनके तमाम परिवार के लोग हैं, तमाम उनके संगठन के लोग हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी वहां पर काम कर रहे हैं। विशुद्ध रूप से कही एक ही बात जा सकती है कि जहां पर चाह नहीं है वहां पर रहा ही नहीं है, और ये चाहना ही नहीं था कि वहां पर जाया जाए, इसलिए वो नहीं गए। सिर्फ एक बात सीधी सी ये है। लेकिन दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और उसके लिए हम पंकज तिवारी जी के पास जाएंगे। पंकज जी, जो ओझा जी ने एक बात कही है, क्या आप ये मानते हैं कि पार्टी भी अब सांप्रदायिक पार्टी हो गई है? क्या आपको लगता है? क्योंकि आपका निर्णय यही साबित करता है कम से कम। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो रोल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की मैंने जी सहयोगी पार्टी जैसा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी, तो निश्चित रूप से जिस तरह मोदी का मुलायम की तारीफ करना और मुलायम सिंह यादव जी का मोदी का इधर बड़ा, वरना चुनाव में बाप बेटे की सरकार, उसके बाद पूरी पार्टी उनकी कानून व्यवस्था को लेकर सारे चैनलों पर और जनता पे समाजवादी पार्टी की खिंचाई कर रही हो, और उसके बाद मोदी जी जनसभा में इस लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोनों लोगों की 89 की दोस्ती जैसा माहौल जैसा कि 89 में था, वो लग रहा है कि वैसा दोबारा दोहराने की मतलब जो है, और ये लोग अग्रसर है। बिहार का चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, महागठबंधन बना था सीटों को लेके, अरे पूरे महागठबंधन ने मुलायम सिंह यादव को निर्विवाद रूप से अपना नेता मान लिया था, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो। लेकिन सबकी ये इच्छा थी कि इन सांप्रदायिक शक्तियों के रथ को दिल्ली के बाद बिहार में रोका जाए। लेकिन जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने, ठीक उसी तरह को राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि कहे कि मुझको 100 सीटें यूपी में दे दिया जाए, तो क्या संभव है कि उनको उसी तरह जो स्थिति राष्ट्रीय जनता दल की उत्तर प्रदेश में है, उससे भी कमजोर स्थिति बिहार में समाजवादी पार्टी के है। वो उनके प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत को मनीष जी अगर देख लिया जाए तो पता चलता है। ऐसी स्थितियों में सारी जगहों पर आप अपने प्रत्याशी लड़ा के, और जिस तरह धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटने का प्रयास किया गया, जो कि बिहार की जनता ने नहीं किया, मुकेश बहादुर जी, जनता पार्टी का कुत्सित प्रयास था, लेकिन बिहार की जनता ने उसको नकारा। इसके लिए बिहार की जनता बधाई की पात्र। लेकिन जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने सहयोग किया है मोदी जी का बिहार के चुनाव में, वरना भारतीय जनता पार्टी की सीटें इन 57 से 17 होती मनीष जी, अगर समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ती। और ठीक है, मुकेश बहादुर जी की तारीफ करनी होगी। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी आलोचना को सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकेश बहादुर जी, हम आपके कायल हैं, आपकी धैर्य धारण करने की जो क्षमता है, वरना एक नेता इतनी देर तक खामोश बैठता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आप सुनते अच्छी तरीके से हैं और फिर उसका अच्छी तरीके से जवाब भी देंगे। मुकेश जी, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि इल्जाम बहुत सारे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। अखिलेश यादव वहां जाना ही नहीं चाहते थे, अगर वो चाहते तो वो जा भी सकते थे, ये भी इल्जाम है। और आपका तर्क सिरे से उतर ही नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप इन तमाम बातों को लेकर? देखिए, इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। मेरे बाएं साइड में आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पंकज जी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस ये बात कहे तो ये बात समझ में नहीं आती। ये मुलायम सिंह जी पर लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। यूपी में इनका जनाधार खत्म हो गया, केंद्र से इनकी सरकार चली गई, अब गठबंधन के सहारे ये 25-27 सीटें बिहार में जीत गए हैं, तो ये इनको ऑक्सीजन जैसी मिल गई है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का इतना बड़ा दिल है कि जब इनकी यूपीए की सरकार थी तब भी इनको कई बार उन्होंने संसद चलने में इनकी मदद किया, सरकार चलाने में मदद किया। रुक जाइए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, जो ये आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी ने तारीफ किया, मोदी जी ने लोकतंत्र के हिमायती के रूप में उनकी तारीफ किया। अगर संसद को चलने में नेताजी ने मदद किया तो इसके लिए सब लोगों को तारीफ उनकी करना चाहिए। मोदी जी ने तारीफ किया तो कोई गलत नहीं किया।
इस तरह के आरोप लगाना कि इस वजह से नहीं गए, उस वजह से नहीं गए, ये तमाम इस तरीके के जो सोच है या जो एनालिसिस की जा रही है या जो विश्लेषण किया जा रहा है, ये तर्कसंगत नहीं है। आपको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं और उनका किसी समारोह में नहीं जाना इतना बड़ा ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसको इतना स्ट्रेच कर करके इतनी बड़ी बात को देखा जाए कि इस वजह से नहीं गए और उस वजह से नहीं गए। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी भी करके वहां लड़ रही थी। ये अलग बात है कि उनका नाम महागठबंधन नहीं था, बट गठबंधन तो था ना। लोग जनशक्ति पार्टी उनके साथ में थी, दूसरे दल उनके साथ थे, कांग्रेस भी बैतरणी अपनी पार की 25-26 सीटें गठबंधन के बल पे। तो ठीक है, राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम एक गेम खेलते हैं, गेम में कोई खिलाड़ी इन हुआ और कोई खिलाड़ी आउट हुआ, तो ये भी एक खेल है। कब कौन से प्लेयर को अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, ये भी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं जो हम चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। एक रणनीति के बारे में और जिक्र करेंगे। वो भी समाजवादी थे जिन्होंने अपराजय पार्टी जो अपने को समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके रथ को बिहार में रोका, जिसके लिए बिहार। चलिए मुकेश बहादुर जी, अभी हम आपको रोक रहे हैं, इसका हिस्सा और है और एक राजनीतिक शख्स का हम यहाँ पर और जिक्र करेंगे, वो है मोहम्मद आजम खान। आजम खान की नजदीकियां कहां और आपकी दूरियां कहां, इसके ऊपर भी जिक्र हम जरूर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे, क्योंकि संकेत आज से मिलने शुरू हो गए। बात हम कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां से संकेत तो आए हैं, बस उनको पढ़ना बाकी है, या यूं कह सकते हैं कि पढ़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो पढ़ ले रहे हैं और कुछ पढ़ने के बाद भी खामोश बने हुए हैं। मुकेश बहादुर जी भी उनमें से कम एक लग रहे हैं, क्योंकि उनकी विवशता है और वो कुछ खास बोल नहीं रहे। एक सवाल और मुकेश बहादुर जी हम आपसे ही करेंगे, आजम खान साहब को लेकर क्या कहेंगे आप? जो नजदीकियां थी, क्या वो दूरियां में तब्दील हो रही हैं, और इसलिए भी जिनसे आप दूर होने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके और नजदीक और नजदीक और नजदीक हो रहे हैं? क्या कहेंगे आप मुकेश बहादुर जी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को लेकर? दूरियां कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बार बार फिर मैं कहूंगा, अब आजम खान जी का मुद्दा आपने उठा दिया। आजम खान जी अल्पसंख्यक वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं, इस बात को अभी नेताजी ने कल भी कहा, और ये भी उन्होंने कहा कि आजम खान से कोई हमारी दूरियां नहीं है, और वो अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता हैं, उनका समाजवादी पार्टी और आशू मलिक और वो छोटे नेता हैं, उनसे समाजवादी पार्टी की न कोई दूरी थी न है। नहीं, छोटे और बड़े की बात नहीं, आजम खान बहुत वरिष्ठ है। आशू मलिक के कंपैरिजन में आप देखिए तो आजम खान एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका और आशू मलिक जी का क्या कंपैरिजन है? आशू मलिक जी अभी एमएलसी हुए, आजम खान जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका समाजवादी पार्टी से कोई दूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो उनका स्थान था वो स्थान उनका यथावत है और आगे भी रहेगा। ओझा साहब, आप इसके बारे में कुछ आकलन करेंगे? आवाज कट के आ रही मनीष जी, क्या आकलन करेंगे क्या आप? अंबिका प्रसाद ओझा जी से यह सवाल था कि क्या आजम खान के जो एक राजनीतिक बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, जो दिख रहा है कुछ चेंज, दूरियां समझ में आ रही हैं, हो सकता है कि अगले 5-6 दिनों में कोई और बड़ा धमाका हो, ये भी संभावनाएं बन रही इस बात की। आप इसका आकलन करेंगे कि वो नीतीश कुमार और गठबंधन की तारीफ शुरुआत से लेकर अब तक वो नजदीक से नजदीकतर हो रहे हैं और यहां पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं? अंबिका प्रसाद ओझा जी। देखिए, जहां तक नेताओं के चरित्र की बात है, मैं एज ए होल यहां बात कर रहा हूं और विशेष रूप से आजम खान साहब के परिप्रेक्ष्य में, कि वो किस वक्त किसके पाले में खड़े होंगे ये कोई नहीं कह सकता और शायद वो स्वयं भी नहीं कह सकते। नफा नुकसान क्या हो जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन उनकी अपनी एक निश्चित मना स्थिति होती है। और इस सवाल के जवाब के लिए तो मैं आपको 3.5 साल पीछे ले जाऊंगा, जिस समय से अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। जी जी जी। अगर आप बयानों की एक श्रृंखला देखें तो उनको हम अगर मीडिया लाइन शब्द दें कि उनकी मीडिया लाइन कुछ हर समय मुख्यमंत्री से या आपने नेता मुलायम सिंह से अलग ही रही है। इसलिए अभी इसको हम नहीं कह सकते कि 2 दिन 4 दिन में क्या होगा, लेकिन
निश्चित रूप से इसके कुछ न कुछ तो निहितार्थ हैं, और ये बयान लगातार जो कुछ दिनों से आ रहे हैं उसके पीछे की जो कहानी आती है सामने, उसके भी निहितार्थ हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक स्पेस बनाएं और उसमें किसी दूसरे की एंट्री हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक धमाके का संकेत तो है, लेकिन अब वो धमाका होगा या फुस पटाखा होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। जी पंकज तिवारी जी, आप कुछ कह सकते हैं? पंकज तिवारी जी, आप कुछ इस धमाके के बारे में, फुस पटाखे के बारे में कुछ कह सकते हैं? आप कुछ इस धमाके के बारे में, फुस पटाखे कह सकते हैं? मनीष जी, उत्तर प्रदेश या भारत की राजनीति में कांग्रेस को जब भी अभी सपा के साथी मुकेश भाई कह रहे थे कि सदन चलाने के लिए पिछली सरकार में नेताजी सदैव तत्पर रहे। मैं पीछे याद दिलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के दोस्त को कि इस सरकार को छोड़ दीजिए, कभी भी मुलायम सिंह यादव अकेले सत्ता में नहीं आए और कांग्रेस कभी इनकी सत्ता में शामिल नहीं हुई, लेकिन जब भी सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से रोकने की बात आई तो कांग्रेस सदैव धर्मनिरपेक्षता के आलमदारों के साथ खड़ी रही। अब भी जब भी उत्तर प्रदेश में मोदी के सहयोगियों को छोड़कर सांप्रदायिक शक्तियों को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए कांग्रेस को जो करना पड़ेगा वो कांग्रेस करेगी। ये निश्चित रूप से मनीष जी जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी नहीं, ये तो आप अपनी पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं श्रीमान पंकज तिवारी जी, ये आप अपने पार्टी लाइन की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं आजम खान के अपने रणनीतिक या राजनीतिक बिहेवियर को लेकर, जो पिछले कुछ दिनों से तब्दील हुआ है नीतीश कुमार या महागठबंधन के करीब होने की बात को लेकर, या फिर मुलायम सिंह या नेताजी से दूरी मेंटेन करने को लेकर, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। हम उस धमाके के और फुस पटाखे के बारे में जानना चाह रहे थे। आपकी लाइन हमें क्लियर है, मालूम है? निश्चित रूप से जिस दिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, आजम खान वहां अब तक के अपने आप को असहज महसूस करते रहे। सदैव अपनी पार्टी से इतर जो भी नेतृत्व है उससे उत्तर बयान देते हुए, और जिस धमाके की ओझा साहब बात कर रहे थे बड़े भाई, उस धमाके का कांग्रेस पार्टी भी इंतजार कर रही। निश्चित रूप से 2, 4, 6, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ न कुछ नया उत्तर प्रदेश की राजनीति में मनीष जी आने वाला है। चलिए, नया तो वो भी आने वाला है कि हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के साथ पैंगे बढ़ा रही है। नया तो वहां पर भी है, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। बहरहाल कौशल किशोर जी, इन तमाम घटनाक्रमों से आपके लिए फायदा या आपके लिए नुकसान, और खासतौर से आजम खान का जिक्र जरूर करिएगा आप, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं आपके लिए कम से कम संजीवनी का काम करते हैं वो। देखिए, आजम खान जी के बारे में मैं क्या कहूं। एक बार वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, उसका कोई प्रभाव समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ा था, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो आजम खान को अपना नेता नहीं मानता, वो मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानता है। जो सच्चाई में दिखता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आजम खान कुछ भी करें वो फुस ही होना है, कोई धूम धड़ाका होने वाला नहीं है, कोई धमाका होने वाला नहीं है। वो कुछ भी निर्णय लेंगे तो वो फुस निर्णय ही उनका रह जाएगा, उससे समाजवादी पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैं जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में मैं कहने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लिया कि जहाँ तक के मुलायम सिंह जी को कभी कभी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस जो समर्थन देने की बात करती आई है, ये बात सही भी है कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने में समर्थन करती चली आई है। लेकिन अगर समाजवादी हमारे कांग्रेस के भाई पंकज जी जैसा कि कह रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी भी सांप्रदायिक पार्टी हो गई है, तो अगर सांप्रदायिक पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई है तो भविष्य में आने वाले समय में क्या फिर से जो है ये समाजवादी पार्टी जो सांप्रदायिक रूप में पहचान कांग्रेस के लिए बनी है, ऐसी स्थिति में क्या उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार बनाने में मदद करने का काम करेंगे? अगर करेंगे तो फिर वो सांप्रदायिक पार्टी को अपने आप में खुद सपोर्ट करने का काम करेंगे, ये मेरी समझ में है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो तो आने वाले समय में धीरे धीरे में जनता के ऊपर निर्भर है
कि वो कैसा निर्णय करेगी, कैसा निर्णय नहीं करेगी। चलिए, मुश्किल हो पाता है कि हम राजनेताओं के बयानों पर भरोसा करें या चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि लगभग कमोवेश स्थितियां दोनों की एक ही जैसी हैं कि आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ कहते हैं, समय का हवाला देते हैं, स्थितियों का हवाला देते हैं, कभी सांप्रदायिक होते हैं और कभी धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और बहुत साफगोई से आज बातें हुई, कोई शोर नहीं हुआ, ये बड़ा अच्छा लगता है। चर्चाएं जब होती हैं, विचार जब समझ में आते हैं तो अच्छा लगता है। शुक्रिया पंकज तिवारी जी आपका भी हमारे साथ यहाँ चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश बहादुर जी, आपसे चर्चा करना बहुत बेहद अच्छा लगा, बहुत शांति से आप सुनते हैं और अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। शुक्रिया आपका भी। एपी ओझा साहब, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा हमें कुछ दिनों का कि कोई धमाका उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है या ये फुस पटाखा होता है, जैसा कि एपी ओझा ने कहा। इंतजार रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जरूर। यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। क्यों अखिलेश यादव गए नहीं, सवाल तो है, जवाब अगले कुछ दिनों में मिलेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।